हेलो बच्चों, टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है और यह 12 चैप्टर में आता है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित शब्दावलियों को समझेंगे, इनसे पीछे जो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उनको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आइए, जो वृत्त से संबंधित शब्दावलियां है उसमें वृत्त से क्या क्या पूछता है सवाल और जो आपको समझना चाहिए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी जरूरी भी है और आगे जो कंसेप्ट हम बताएंगे उनके लिए तो काफी बेहतरीन कंसेप्ट है। जब तक आप इस शब्दावली को नहीं समझिएगा तब तक हम बड़े बड़े जब कंसेप्ट को समझाएंगे तब आपको समझ में नहीं आ सकता है। देखिए, हम वहां पर बताने का प्रयास करेंगे जब इससे आगे चैप्टर जो आएगा उसमें जो बताएंगे, चैप्टर बता रहे हैं शायद इससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है और यहाँ पर बताएंगे कि ये जो चाप का जो सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और होता है ना जैसे यहाँ पर त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, कोई भी पूछेगा तो उसका सूत्र कैसे आता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, उसका सब हम प्रूफ बताएंगे आपके सामने कैसे लाया जाता है। और यहाँ पर जो वृत्ताखंड है, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल जो पूछेगा तो उसमें आप बोलिएगा कि थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये कैसे आता है, कहां से आता है, सब प्रूफ के सामने आपको दिखाएंगे, लेकिन उनको प्रूफ करने से पहले इनका शब्दावली तो समझना जरूरी है। आइए हम लोग पहले शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर वृत्त से संबंधित आपको पूछेगा शब्दावली में, जैसे केंद्र क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है और त्रिज्या, जीवा, व्यास, चाप, त्रिज्या खंड और वृत्ताखंड, ये संबंधित जो कंसेप्ट है उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं और वृत्त में एक मध्य बिंदु हो जो होता है, उस मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलेंगे? उस मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। अभी हमारा केंद्र हुआ और इस केंद्र को ही ओ से शुरू करते हैं, यानी कोई भी बोलेगा कि वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाती है, तो केंद्र कहलाती है। ठीक बीच का बिंदु जहां से इनका खींचा जाए तो प्रत्येक दूरी समान हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और केंद्र को ओ से शुरू करते हैं। आइए अब देखते हैं, यहां पर देखेंगे तो परिधि दिया हुआ है, केंद्र तो समझ गए, परिधि जो होता है, परिधि यानी वृत्त जिस रेखा से घिरी हुई है, वृत्त जिस रेखा से घिरी हुई है उसे क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ये हमारा परिधि हुआ, क्या हुआ? परिधि। याद रहेगा कि वृत्त जिन रेखाओं से घिरी हुई है, ये उजला उजला जो पट्टी दिखाई दे रहा है यही तो हमारा परिधि है, यही हमारा परिधि है। और इस परिधि का सूत्र जो होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। याद रहेगा आपको। देखिए, इनका जो परिधि है और इस परिधि के अंतर्गत देखिए पूरा क्षेत्र पड़ रहा है। देखिए, यहां से यहां तक ये जो पूरा क्षेत्र होगा, यानी जो उजला पट्टी जो दिखाई दे रही है आपको, इस उजला पट्टी के अंदर जो समस्त एरियाएं हैं उनको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्र पड़ रहा है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी क्षेत्रफल क्या है तो बोलेंगे कि एक वृत्त के परिधि के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इस क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। हालांकि मैं यहां पर नहीं बताना चाहूंगा कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। अभी यहां पर हमको केवल शब्दावली समझाना है कि शब्दावलियां क्या है। इन शब्दावलियों को समझ लेंगे, उसके बाद इन सब चीजों को हम देखेंगे। आइए, तो क्षेत्रफल कोई पूछ दिया तो वृत्त के परिधि के अंतर्गत जो क्षेत्र बनता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। अब याद रखिए। देखिए, अब थोड़ा समझते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है ना। तो हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि परिधि किसे कहते हैं। देखिए, परिधि बोल रहे हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं हम। एक वृत्त में मध्य बिंदु जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी, खींची गई लाइन जो होती है वही तो त्रिज्या है। यानी आप बोल सकते हैं कि किसी वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। एक बात बताइए, एक वृत्त में जो अनंत बिंदुओं का समूह होता है उससे मिलकर बना होता है, इसलिए केंद्र से तो हम अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। इसलिए कोई आपसे पूछे अगर कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है तो आप बोलिएगा अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? अनंत होती है। और त्रिज्या कहां से काट होती है? केंद्र से परिधि तक।
याद रहेगा, एक वृत्त में कितना परिधि होती है? अनंत। कोई पूछेगा कि क्यों होता है, तो चूंकि वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं का समूह होता है और केंद्र से परिधि तक अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, यही आप बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परिधि त्रिज्या समझ में आया। जीवा किसे कहते हैं, थोड़ा ये समझ लेते हैं। जीवा किसे कहते हैं, देखिए जीवा से संबंधित आपको कंसेप्ट बता दें तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे? केंद्र लेंगे, हुआ। अब क्या करेंगे? परिधि है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदु, देखिए किन्हीं दो बिंदु, ये वृत्त की परिधि हुआ और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दिए, यानी हमारा बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी है। तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। याद रहेगा आपको कि वृत्त पर किन्हीं वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और जीवा के बारे में देखिएगा तो जीवा क्या करता है, तो किसी वृत्त को दो खंडों में बांट देता है। देखिए एक यहां पर, एक यहां पर। तो जीवा तो हम अनंत खींच सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो जीवा अनंत हो सकती है। देखते चलिए, देखते चलिए, देखिए देखिए, ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे। आप थोड़ा इस पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि सबसे बड़ा जो रेखा दिखाई दे रही है, यहां पर देखिए सबसे बड़ा जो दिखाई दे रही है, यही दिखाई दे रही है। कहां से गुजर रही है? तो केंद्र से गुजर रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास कहलाती है। यानी देखिए यहां से केंद्र की ओर से हम जैसे नीचे की ओर लौटते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवा की लंबाई जस्ट छोटा छोटा होते जाता है। जैसे देखिए यहां छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं व्यास। इसलिए कोई व्यास के बारे में पूछे कि व्यास क्या है, तो बोलिएगा सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। या इसका अन्य परिभाषा हो सकता है कि वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। याद रहेगा, ये हमारा व्यास है। तो अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक वृत्त में कितनी जीवा होती है, तो बोलिएगा अनंत होती है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर जो होती है वह अनंत बिंदुओं का समूह होता है और वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखा क्या होती है? वह जीवा कहलाती है। इसलिए हम लोग एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, अनंत व्यास भी खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं भी खींची जा सकते हैं। याद रहेगा आपको। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं हम चाप के बारे में। चाप के बारे में थोड़ा समझते हैं, बहुत ऐसा कंसेप्ट है। देखिए चाप क्या करेंगे, तो वृत्त का ये हुआ हमारा परिधि। तो वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदु को ले लेते हैं। देखिए यहां पर एक बिंदु, यहां पर ए बिंदु ले लिए और यहां पर बी बिंदु ले लिए। अगर आपको जाना हो ए से अगर बी तक जाना हो तो हमको दो रास्ता दिखाई देता है, एक ऐसे भी जा सकते हैं और एक ऐसे भी जा सकते हैं। एक छोटा सा रास्ता है हमारा जाने का, एकदम छोटा सा लघु सा रास्ता है। देखिए हम यहां से अगर ऐसे 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 यहां पर गुजरे तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। क्या बोलेंगे बाबू? लघु चाप बोलेंगे। याद रहेगा। और ऐसे जो रास्ता जा रहा है जो लंबा सा पड़ रहा है, देखिए यहां से ऐसे 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 ये जो रास्ते पड़ रही है ये थोड़ा सा दीर्घ पड़ रही है, बड़ा पड़ रही है, लंबा पड़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। याद रहेगा। अब कोई आपसे पूछे कि चाप किसे कहते हैं, तो बड़ा आसान है। कैसे बोलिएगा? देखिए किसी वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की वक्र लंबाई, सीधी नहीं, सीधी बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा? जैसे अगर यहां से यहां तक मिला दें तो ये तो सीधी रेखा हो गई, ये तो अभी तो बताए जीवा है। इसके वक्र लंबाई, वक्र लंबाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर इन्हें दो बिंदुओं के बीच की परिधि की दूरी या वक्र की दूरी को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। याद रहेगा आपको। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे हैं। देखिए यहां पर हम लोग समझते हैं कि इनको हम लोग बोलते हैं चाप। तो ये हुआ हमारा लघु चाप और ये बड़ा सा हो गया तो हमारा होगा दीर्घ चाप। इन लघु चाप और दीर्घ चाप को मिला दे तो हमारा बन गया क्या? परिधि। तो इसलिए कहा जाता है, कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा कि लघु चाप और दीर्घ चाप की परिधियों को जब चाप को जोड़ते हैं तो वह परिधि के योगफल के ही बराबर होता है। यानी लघु चाप को और दीर्घ चाप को जोड़ देंगे, उसका परिधि निकल जाएगा, वृत्त की परिधि। अब देखिए थोड़ा सा, अगर आपको लघु चाप या दीर्घ चाप का जो सूत्र पूछता है या कैसे आता है, लघु चाप की लंबाई कैसी होती है, तो बोलते हैं ना थीटा बटा 360 गुने
2 पाई r बोलते हैं। लेकिन आता कैसे है, यहाँ पर थीटा सर आप कहां से बोल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझा दे। देखिए यहाँ पर एक हमारा क्या हुआ, केंद्र हुआ। अब एक केंद्र है हमारा, तो इन दोनों बिंदुओं के लिए थे ना, यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर क्या था, बी बिंदु था। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, हो गया। यहाँ पर केंद्र क्या बनेगा, केंद्र यहाँ पर दोनों चाप है, देखिए चाप है, तो चाप के द्वारा यहाँ पर बना कोण क्या होगा, थीटा होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, याद रहेगा आपको। अगर आपसे पूछे लघु चाप का अन्य परिभाषा बताना चाहें, चाप लघु चाप किसे बोलते हैं, दीर्घ चाप किसे बोलते हैं, तो चाप का परिभाषा था लघु चाप और दीर्घ चाप पूछे तो आप कैसे बोलिएगा। देखिए एक बिंदु पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो यहां पर हमारा थीटा बना, तो यहां पर कितना बन जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर जो थीटा होता है अगर 60 होगा तो यहाँ पर 300 होगा, अगर यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 310 होगा, क्योंकि दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, 360 डिग्री कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा थीटा है तो यहाँ पर घटा देंगे, तो लघु चाप का जो कोण बनता है जो केंद्र पर, वह थीटा मानते हैं। तो दीर्घ चाप के लिए क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। आया समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लघु चाप किसे बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि वैसी चाप जो केंद्र पर 180 डिग्री से कम कोण बनाता हो। देखिए लघु चाप के लिए आपको बता दें, यहां पर थीटा का मान होगा लेकिन क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। याद रखिएगा इस चीज को, चाप के लिए याद रखिएगा कि जिसमें थीटा का मान 180 डिग्री से कम हो वह लघु चाप कहलाता है, याद रहेगा। अब देखिए इसमें क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप में, तो इसमें थीटा का मान जो होगा वह हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तभी वह दीर्घ चाप कहलाएगा। अब एक और आपके सामने प्रॉब्लम आएगा कि यहां पर अगर थीटा का मान 180 डिग्री दिया हो तब क्या होगा सर। तो देखिए अगर थीटा का मान यानी चाप का मान जो चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है वह 180 डिग्री के बराबर होगा, तो याद रखिए कि वह वृत्त जो होगा वह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी 180 बन सकता है और यहां पर भी 180 कोण बनता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होती है, चाप जो होती है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। आया समझ में। इसमें कोई डाउट आप लोगों को, बोलिए। इन बातों को समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम है तो वह लघु चाप, अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो वह दीर्घ चाप, अगर 180 डिग्री के बराबर है थीटा तो वह हो जाएगा क्या, अर्धवृत्त हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा समझते हैं हम लोग त्रिज्या खंड क्या होती है, त्रिज्या खंड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, बाद में समझा देते हैं कि अर्धवृत्त भी क्या होता है, उसके बारे में समझाएंगे। मिटाएं इसको, मिटा देते हैं। अब देखिए चाप का जो पूछता है ना, चाप का लघु चाप, तो लघु चाप का हम लोग जो सूत्र लिखते हैं थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। तो एक बात बताइए, ये कैसे आता है, कहां से आता है, सब हम बताएंगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे अगला वीडियो में, तब बताएंगे। इस चीज को देखते रहिए, बस समझाना है, बेसिक चीज है, इसको समझना जरूरी है भाई। नहीं समझिएगा तो आगे का कॉन्सेप्ट जो हो उतना हाई है कि नहीं समझ पाइएगा। हम पढ़ाते ऐसे ही हैं, पहले बेसिक चीज बताएंगे उसके बाद आपको हाई चीज बताएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हमारे पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा अगर आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों को नहीं समझ पाइएगा तो। देखिए आगे बताते हैं। तो लघु चाप आप समझ गए, लघु चाप दीर्घ चाप को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि तैयार हो जाएगी। अब यहां पर समझने का प्रयास करते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है, आइए फिर वृत्त का परिधि लेते हैं और वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं। देखिए एक बिंदु यहां पर ए ले लिए और एक बिंदु यहां पर बी ले लिए, याद रखेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिला देंगे, इन दोनों बिंदु का करेंगे केंद्र से मिला देंगे। तो केंद्र पर ये दोनों बिंदु जो है, ये दोनों जो रेखाएं खींच दिए, ये क्या होगा, त्रिज्या हो गया हमारा, ये भी तो त्रिज्या है। अब त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनाया जा रहा है इसीलिए इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। अब त्रिज्या खंड कोई पूछेगा आपसे कि त्रिज्या खंड क्या है, तो बोलेगा कि किसी वृत्त में दो त्रिज्या
और उसके संगत चाप, उसके संगत चाप, उसके संगत चाप, उसके संगत चाप। देखिए थोड़ा सा ये डीम कलर हो जा रहा है। इसके संगत चाप के द्वारा वृत्त पर जो खंड बनाया जाता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। याद रहेगा, किसी वृत्त में दो त्रिज्या उसके संगत चाप के द्वारा जो वृत्त पर खंड बनाया जाता है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सर ये छोटा वाला खंड है और ये बड़ा वाला खंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। और इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड। क्लियर हुआ? इन चीजों को याद रखिएगा आप लोग। ये लघु त्रिज्या खंड हुआ, दीर्घ त्रिज्या खंड हुआ। यहां पर थीटा देखिएगा तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा हो जाएगा। यहां पर अगर ए और बी के बीच में थीटा कोण बनता है तो यहां पर दोनों मिलकर कितना बनाएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। याद रहेगा आपको। यानी लघु, देखिए दीर्घ चाप में क्या होगा, दीर्घ चाप में थीटा का मान जो होगा वह 180 डिग्री से बड़ा होगा, और लघु में क्या होगा, तो लघु में हो जाएगा थीटा का मान 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम चाप के तरह ही है ये भी कंसेप्ट, याद रहेगा आपको। लघु पूछता है तो बोलिएगा थीटा का मान 180 डिग्री से कम, दीर्घ पूछता है तो थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा। याद रहेगा। ये देखिए इन दोनों त्रिज्याखंड यानी लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को अगर जोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल तैयार होता है। याद रहेगा, जैसे इस एरिया को और इस एरिया को लाकर हम जोड़ दें तो एक वृत्त का क्षेत्रफल तैयार होता है। याद रहेगा। अब देखिए थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करते हैं वृत्ताखंड क्या होता है। तो वृत्ताखंड में हम लोग समझेंगे, समझाते हैं इसको भी। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि लघु त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है, हम बता भी देते हैं अभी। लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोई पूछे तो आप बेहिचक बोलिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे होता है ये अभी नहीं बता रहे हैं, इसका प्रूफ बताएंगे अगला वीडियो में ही बताएंगे। आप बार बार सुन देंगे कि सर बार बार बोल रहे हैं कि अगला वीडियो में, अगला वीडियो में, अगला वीडियो में। क्योंकि हम ये वीडियो जो लाए हैं वह केवल इसमें वृत्त से संबंधित जो शब्दावलियां है उसको समझाने के लिए ही लाए हैं, पहले ही आपसे बता दिए हैं। देखिए प्रूफ वाला जो वीडियो आएगा वो आगे आएगा। देखिए यहां पर समझ गए आप लोग। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि त्रिज्याखंड तो समझ लिए, वृत्ताखंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसमें देखेंगे एक वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त के केंद्र लिए, और यहां पर क्या किया कि वृत्त के परिधि पर नहीं दो बिंदु को मिला दिए, ऐसे मिला दिए, वृत्ताखंड हुआ। ये जीवा खींचे तो वृत्त को दो खंडों में बांट दिया, एक लघु, एक होता है लघु, लघु वृत्ताखंड, और एक होता है दीर्घ वृत्ताखंड। ये बड़ा जो बना रहा है खंड उसे दीर्घ वृत्ताखंड कहेंगे, दीर्घ दीर्घ खंड बोलेंगे, दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड। एक बात बताइए, इन बिंदु को जो ए लिए हैं, यहां पर जो बी लिए हैं, अगर इनको क्या करें हम यहां से ऐसे मिला दें, सॉरी यहां से ऐसे मिलाएं और यहां से ऐसे मिला दें, तो ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। और ये जो हमारा त्रिज्याखंड हुआ, पूरा एरिया क्या हुआ, त्रिज्याखंड हुआ। और इस त्रिज्याखंड से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या हुआ कि ये क्या हुआ, हमारा लघु वृत्ताखंड हुआ, और ये हमारा दीर्घ वृत्ताखंड हुआ, और इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है इसे वृत्ताखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण बोलते हैं। इसको थीटा से सूचित करते हैं। क्या सूचित करेंगे, थीटा से। याद रहेगा आपको कि वृत्त में किसी जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वृत्ताखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण। और यहां पर देखिए आपसे कोई पूछेगा कि वृत्ताखंड का परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप बेहिचक बोलिएगा परिभाषा में कि किसी वृत्त में जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा जो वृत्त पर खंड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताखंड बोलते हैं। लेकिन ये लघु वृत्ताखंड है और दीर्घ वृत्ताखंड है, दो हिस्सा में बट गया। आया समझ में। तो अब आपसे कोई पूछे कि आखिर सर वृत्ताखंड का जो होता है, वृत्ताखंड का, जैसे लघु वृत्ताखंड का हम सूत्र लिख देते हैं यहां पर, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल
बराबर होगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए हम कहा यहाँ पर लिख रहे हैं थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, इसलिए लिख रहे हैं कि सर यहाँ पर अगर हम ओ लिए हैं, ओ ए और यहाँ पर ऐसे होते हुए बी तक जाएंगे तो हमारा बन जाएगा लघु वृत्ताखंड, लघु त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज क्षेत्रफल यानी ओ ए बी को घटा दें तो हमारा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा ना जी। तो आइए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन कहां से ऐसे आएगा, अगला वीडियो में देखेंगे, बताए हैं अभी। तो देखिए क्या होगा, अभी तो बता दिए कि क्यों ऐसे घटाया जाता है, मतलब ऐसे मतलब होता है ना थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये क्यों होता है, यहाँ पर साइन थीटा कैसे आ गया, ये बड़ा झमेल का चीज हो गया। लेकिन जब इसको पढ़ाएंगे समझाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, पूरा वीडियो हम लोग समझेंगे कैसे कहां से आता है, याद रहेगा आपको। अब देखिए इन लघु वृत्तखंड को और दीर्घ वृत्तखंड को ऐसे मान लीजिए, हम इसको खंड के अलग कर देते हैं, इसको खंड को अलग कर दिए थे, अब जोड़ दें तो ये जो होगा दोनों का एरिया जो होगा वह क्या होगा, सेम हो जाएगा वृत्त के एरिया के बराबर यानी उसके क्षेत्रफल के बराबर। इसका अर्थ है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को जोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। आया समझ में। इसलिए कोई आपसे दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र पूछता है कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ, बोलिए। यहां तक आप लोग समझ लिए कैसे आता है, फिर एक बार हम देखिए बता देते हैं। केंद्र हो जाता है वृत्त का, क्या होता है, वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र बोलते हैं। परिधि क्या हुआ, तो ये जो उजरा उजरा जो वक्र आकृति खींचे हैं उसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्षेत्रफल क्या है, तो इसके अंदर जो एरिया पड़ता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी जो रेखा घेरा हुआ है उसके अंदर जो क्षेत्र बच गया उसको क्षेत्रफल बोलेंगे। जीवा त्रिज्या क्या है, तो यहां से यहां तक जो खींच दिए वो त्रिज्या है। जीवा क्या है, तो वृत्त के परिधि पर कहीं दो बिंदुओं को मिला दिए उसको क्या हुआ, जीवा हुआ। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। एक बात बताइए, अभी तो त्रिज्या का बताया था कि यहाँ से परिधि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये भी तो हमारा आर हुआ, ये भी तो आर हुआ। इसलिए क्या होता है कि व्यास जो अगर निकाला जाता है वह 2 गुने त्रिज्या होता है, इसलिए इसको देते हैं व्यास का सूत्र जो होता है वह क्या होता है 2r। याद रहेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए एक हुआ व्यास का, तो समझ लिया सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। चाप क्या है, तो चाप के बारे में समझे तो चाप यहाँ से अगर ए बिंदु लेते हैं और यहाँ पर बी बिंदु ले लिए तो यहाँ से ये जो वक्र जो खींचे हैं वही हमारा क्या है, चाप है। चाप का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। इसका अगर परिधि का निकालते हैं तो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर ये तो चाप हुआ हमारा, और इन जो क्षेत्र को बचता है जीवा और चाप के बीच जो क्षेत्र बचता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड, अभी जस्ट इसको बताए थे। और यहाँ पर देखिए त्रिज्याखंड किसे बोलेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से मिला दिए, ये आर हुआ, ये भी आर हुआ। और इन समस्त क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड बोलेंगे। याद रहेगा आपको। तो इनसे संबंधित जो भी हमारा शब्दावली था, जो भी कंसेप्ट था आपको बताए। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए ताकि और भी बच्चा इसको समझ सके, पढ़ सके। और याद रखिए ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था वो बताए हैं आपको, लेकिन याद रखिए कि इससे बाद जो वीडियो आएगा वो पूरा तरह से कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें हम आपको बेसिक क्लियर किए हैं और इससे आगे जो बताएंगे पूरा हाई होगा, वो पूरा कंसेप्ट से भरा हुआ होगा। तब तक अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।